एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मेरी सिप मेरा सवाल। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए मनी 9 पर मैं ये 4 से 5 के बीच में लेकर आती हूँ खास शो, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर बात करते हैं और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं हमारे गेस्ट की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पोर्टफोलियो को भी अपने शो में शामिल करें तो जान लीजिए कि आप कैसे अपने क्वेश्चन हम तक भेज सकते हैं। 3 रास्ते हैं। पहला तो अगर आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में फट से अपना सवाल लिख दीजिए। दूसरा रास्ता आपके सामने है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874, जिसमें आप हमें रीच कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, ये जो ईमेल आईडी आप देख रहे हैं money9query@tv9.com, ये मेरे ईमेल से कनेक्टेड है। तो आप जो भी सवाल भेजते हैं वो मुझे पता चल जाता है और मैं उसे शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट कोशिश तो यही रहती है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, लेकिन मुझे पता है हमसे कुछ सवाल छूट भी जाते हैं। सो रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलिए आज की बात करते हैं। जो सवाल छूट रहे हैं उन्हें हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। और देखिए, कोशिश करना जो है वो हमारा काम है और मुझे लगता है मैं कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस लेती भी हूँ। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस, अपने पैसों को लेकर हम पर भरोसा दिखाने के लिए। लेकिन अभी सरकार एक बड़ा कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा लगातार निकाल रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अभी विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है और 20% का विथ होल्डिंग टैक्स, ये 5% से बढ़ा के 20% किया गया है। खबर है कि सरकार इन 2 टैक्सेस को हटाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस साल हमने लगातार जो है FIIs या FPIs जो भी कहे, इन्हें भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालते हुए ही देखा है। केवल अगर मैं 2026 के ये शुरुआत के 5 महीने और जून भी जब शुरू हो गया तब भी देखा है, आंकड़े बता रहे हैं कि FIIs ने ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं ऑलरेडी, जो पिछले पूरे साल में नहीं की थी वो अभी हमें 5 महीने में दिख रहा है। और जाहिर सी बात है सरकार भी चाहती है कि कम से कम बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेश जो है वो बना रहे, क्योंकि रुपये की वीकनेस से भी हमें डील करना है। और अगर भारतीय निवेशक और अगर विदेशी निवेशक माफ़ कीजिएगा भारतीय बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो क्या होगा कि भारत में ज़्यादा डॉलर आएगा, रुपये को सहारा मिलेगा और सरकार के पास जो है अच्छी लोन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप बॉन्ड्स में विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी का क्या होगा, क्योंकि देखिए इक्विटी का बाजार जो है वहाँ पर भी हम कोई खास एक्शन नहीं देख रहे हैं। ऐसे में क्या ये भी ऑन द टेबल हो सकता है सरकार के कि जो विदेशी निवेशक भारत में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STCG और STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे इसी बजट में बढ़ाया गया है, इन टैक्स को भी रीथिंक करती है सरकार और क्या करना चाहिए उनको ये रीथिंक। मेरे साथ हैं आज अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल, तो उनसे इस टॉपिक पर भी बात होगी और अगर ऐसा होता है तो बाजारों के लिए और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कैसी खबर है। मुकेश, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सो फाइनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर सरकार जो है रीथिंक कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इट्स अ डन डील कि ये हटा देंगे विथ होल्डिंग टैक्स और LTCG को। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और ये मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अभी तो बॉन्ड मार्केट की बात हो रही है बट ओवरऑल इक्विटी मार्केट से जो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट इक्विटी, वहां पर भी इतना निवेश रिटेल इन्वेस्टर का है, तो इस खबर को आप उससे लिंक करके देखेंगे या ये अलग है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए? देखिए प्रियंका, ये जो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन फॉरेन इन्वेस्टर्स को देने के लिए और विथहोल्डिंग टैक्स रिड्यूस करने के लिए, ये बहुत बढ़िया टाइम में आ रहा है और इसकी काफी जरूरत है और इसको मैं पॉजिटिवली देखता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि ये हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट ऐसे एक्शन क्यों ले रही है और ये क्यों राइट टाइम है। देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया से रिकॉर्ड पैसा बाहर निकाल रहे हैं। 2026 के 5 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.5 लाख करोड़ निकाला और 2025 कैलेंडर ईयर में उन्होंने 2 लाख करोड़ निकाल लिया। तो लगभग 1.5 साल में इन्होंने 4.5 लाख करोड़ इंडिया से पैसा चला गया। दूसरी, अनफॉर्चुनेटली हमारी ईरान US की भी क्राइसिस चल रही है, तो उस वजह से हमारे इंपोर्ट बिल भी थोड़े बढ़ रहे हैं। तो जो रुपी वीकनिंग है वो भी काफी स्ट्रांग हो रखा है।
मैं डेटा देख रहा था, 5 महीने में, इस 2026 के 5 महीने में जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट ऑलरेडी 7% टूट चुका है, और लास्ट ईयर 2025 में 5% टूटा था। तो लगभग 12% आप देख रहे हैं रुपये डॉलर के अगेंस्ट टूट चुका है 17 महीने में। ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ किया, और दूसरा ईरान की जो क्राइसिस चल रही है, तो ऑयल का हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हुआ। अब देखिए, ये जो क्राइसिस चल रही है प्रियंका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चल रही है, और भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां पे स्ट्रेस चल रहा है। जैसे इंडोनेशिया का रुपया है, उसकी भी हालत काफी खराब है। कोरियन मार्केट की भी हालत खराब है, वहां से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। डिस्पाइट चिप्स कंपनीज वहां पे अच्छा कर रही है, पर काफी इमर्जिंग मार्केट में स्ट्रेस है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा क्यों निकाला, जो 4.5 लाख करोड़ की हमने बात करी, उसके निकालने के 2-3 कारण थे। कारण ये था कि 2024 तक इंडिया मार्केट ही चल रहा था, स्टॉक मार्केट, बाकी मार्केट चल नहीं रही थी, तो इंडिया मार्केट महंगा हो गया था और बाकी मार्केट सस्ती लग रही थी। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया, यहां उन्होंने प्रॉफिट बुक करके वहां लेना शुरू किया। अब हुआ ये है कि बाकी मार्केट भी चढ़ गई, तो ऑफकोर्स इंडिया की वैल्यूएशन ठीक हो गई। तो एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंडिया मार्केट काफी ज्यादा महंगा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने किया। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी था कि एआई की जो स्टोरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टॉक हैं बाहर बहुत बड़ी है। उसमें जो एनवीडिया के स्टॉक हैं, सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स जैसे माइक्रोन, एएमडी, इंटेल, या एशिया में आप ताइवान सेमीकंडक्टर देख लीजिए, सैमसंग, हाइनिक्स, ये सब स्टॉक्स में पैसा जा रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर सारे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के इनमें डाल रहे हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स क्रूड का दाम बढ़ गया, और इंडिया के पास हमारा अपना क्रूड नहीं है इतना, और इंपोर्ट करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। और जब भी ये प्रियंका स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, इन्वेस्टर्स थोड़े से घबरा जाते हैं, ज्यादा निकाल लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है रुपए को बचाने के लिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और रिक्वायर्ड है, वरना अगर रुपए यहां से और टूटेगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। ओके, सो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन एक और मुकेश, बात जो है वो बार बार जो है डिमांड की जा रही है कि भाई इक्विटी में सरकार का जो LTCG है और STCG है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो भी जिस तरह से बढ़ा है, बाकी मार्केट्स, फॉरेन मार्केट्स इस तरह की टैक्सेस नहीं लेते हैं। और आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इस बार के बजट में बढ़ा भी दिया, इंक्रीज कर दिया। उसका शार्प रिएक्शन हमने पोस्ट बजट जो नेक्स्ट डे हमने वो भी नजर आया था मार्केट्स में। इनफैक्ट ऑन द डे ऑफ द बजट ऑल्सो मार्केट खुले थे तब नजर आया था। इसको भी कहा जा रहा है कि रोल बैक कीजिए, कम कीजिए फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। नहीं तो FIIs की ये बिकवाली जो हम झेल रहे हैं, एक बहुत लंबा साइकिल हमने देख लिया है जब वो पैसा निकाले जा रहे हैं। तो यू थिंक ये वाला इक्विटी में भी इनको कुछ ऐसा करना होगा सरकार को? देखिए प्रियंका, बॉन्ड मार्केट में किया, मेरे ख्याल से ये एक राइट डायरेक्शन है। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि रिजिड है, और वो FII फ्रेंडली है। तो मेरे को लगता है ये स्टेप्स हैं। पहला इन्होंने बॉन्ड में किया, बॉन्ड में कैपिटल गेन बात चल रही है, एग्जाम्पशन कर देंगे, और विथ होल्डिंग टैक्स जो है 20% से 5% या बिल्कुल ही एग्जाम कर देंगे, तो बॉन्ड से काफी सिचुएशन बेटर होती है। अब अगर हम इक्विटी की बात करें, देखिए प्रियंका, इंडिया एक ना ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी में हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल किस लिए चाहिए? कैपिटल इसलिए चाहिए जब फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट में आता है तो कंपनीज का IPO आ सकता है, कंपनीज को कैपिटल मिलता है, इंफ्रा में पैसा जाता है। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी, इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया को बहुत कैपिटल चाहिए, तो जहां से कैपिटल आ सके उतना ज्यादा बढ़िया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है प्रियंका कि हम जो हैं, हमारे जो टर्म्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, टैक्स रेट है वो कॉम्पिटिटिव हो। मैं जब बोल रहा हूं कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब यह है कि भाई जो बाकी कंट्रीज ऑफर कर रही हैं आपको भी ऑफर करना पड़ेगा। अब देखिए, आज के दिन कोई फॉरेन इन्वेस्टर US में पैसा डाल रहा है, या सिंगापुर, हांगकांग, दुबई से किसी भी मार्केट वर्ल्ड ओवर में डाल रहा है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। आज अगर आप ये भी देखिए, इंडिया का कोई इन्वेस्टर ग्लोबल म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा है, उसके लिए टैक्स एग्जम्पशन है, क्योंकि बाकी कंट्रीज को पता है उन्हें पैसा चाहिए। इंडिया ही एकमात्र लार्ज इकोनॉमी में बोल लूंगा, मेजर कंट्री में से, बड़ी साइज कंपनी में, जहां पे इक्विटी में 12.5% का टैक्स लग रहा है, और ऊपर से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लग रहा है।
देखिए, जब 2004 में ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहली बार लाया गया था, तो ये बोल के लाया गया था कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लाया गया है। अब दोनों चल रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो जाता है। मेरे से आप पूछोगे, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट की मतलब कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसको फाइनेंस करने के लिए जो गैप है, जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, हमें कैपिटल चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जब ग्लोबली इतनी इकोनॉमी वॉलेटाइल है, ईरान क्राइसिस चल रही है, तो मेरे को लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट देना चाहिए, इक्विटी में एग्जेम्पशन करिए। आप उनके लिए फेवर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना रहे हो जो बाकी कंट्रीज ऑफर कर रही हैं। ओके, सो कॉम्पिटिटिव बनने के लिए आपको लगता है कि यहाँ पर भी सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए। अच्छा, बॉन्ड्स पर हमने एक देख लिया कि सरकार अब बहुत सीरियसली से कंसिडर कर रही है। इक्विटी में आप कह रहे हैं देखिए दूसरे ग्लोबल मार्केट से अगर आपको कंपेयर करना है, उनसे बेटर दिखना है, तो ये करना ज़रूरी है। क्या ये दोनों कदम अगर हो जाते हैं तो आपको लगता है हम इंडियन मार्केट में एक टर्न अराउंड देखेंगे, या जियोपॉलिटिकल ओवरहैंग है और हम वैसा टर्न अराउंड नहीं देखेंगे, पर हम एक रास्ता खोलेंगे एफआईआईज के को फिर से इंडिया में लाने का? देखिए प्रियंका, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेती है, बॉन्ड मार्केट में एग्जाम्पशन दे रही है, इक्विटी में देती है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? तो इम्पैक्ट ये आएगा कि जो अभी रुपया टूट रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी 12-13% 1.5 साल में गिर गया है, ये टूटना बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन पैसा आने लगेगा तो रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपया स्टेबिलाईज हो जाएगा या इंप्रूव होने लगेगा। हमारा जो महंगाई आ रही है क्योंकि रुपए टूटने की वजह से, वो कंट्रोल में आ जाएगी, आपके इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में आ जाएंगे, और इन सबसे बेनिफिट ये होगा कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है प्रियंका, वो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये देखता है कि भाई मैं जहां पैसा डाल रहा हूं स्टेबल है कि नहीं। आप भी देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, आप किसी को भी आज पैसा देखते हो, आप सबसे पहली चीज देखते हो कि जिसको पैसा दे रहे हो वो स्टेबल है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये गवर्नमेंट अगर टैक्स बेनिफिट देती तो इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, और इन्वेस्टर्स का जो आउटलुक है इंडिया की तरफ काफी चेंज हो जाएगा। मैं फॉरेन इन्वेस्टर से बात करता रहता हूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करता रहता हूँ, इस समय कोई भी इंडिया का बारे में बात ही नहीं कर रहा, फोकस नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी इंस्टेबिलिटी है। तो मेरे को लगता है इन चेंजेस के बाद काफी स्टेबिलिटी आएगी, और फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं स्टार्ट होंगे आने के लिए। मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट जो कि इस समय ओवरसोल्ड है, वो अच्छा रिटर्न देना शुरू करेगा। ओके फाइन, अब मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में एक सवाल करके फिर पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ती हूँ। भाई, सितंबर 2024 से मुकेश, मैं और आप टाइम टू टाइम शोज कर रहे हैं और मिल रहे हैं, और हम यही देख रहे हैं कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट खराब है, पोर्टफोलियो का हाल खराब है। तो आपको लगता है कि एलटीसीजी एसटीसीजी वाला जो पेच है, वो थोड़ा, जो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वहाँ राहत मिलनी चाहिए? गेन्स तो हुए नहीं है, आप टैक्स सरकार लेंगी। देखिए प्रियंका, अनफॉर्चुनेटली एक इमर्जिंग कंट्री जब होती है तो सरकार को ना बहुत पैसा चाहिए होता है, और हमारे ये कंट्री जो है वो मिडिल क्लास कंट्री है। हमारे पास और भी बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, उन्हें हमें टेक केयर करना होता है, उन्हें हमें सब्सिडी देनी होती है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बनाना है क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो सरकार को ना पैसा चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, गरीबों का देखभाल रखने के लिए, डिफेंस के लिए पैसा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास या सरकार के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। तो जब पैसा लिमिटेड होता है और आपके खर्चे इतने होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास स्कोप बहुत कम रह जाता है कि वो कैपिटल गेन टैक्स को कट करें या कम करें। अगर बाई चांस करेंगे भी, देखिए इस तरफ से कम करेंगे तो वो दूसरी तरफ से ले लेंगे, आपसे पैसा तो लेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जितना मुझे समझ में आता है, मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम करेगी। और ग्लोबली भी आप देखिए, आज किसी भी देश में आप यूएस की बात करिए, अपने यूरोपियन फ्रेंड से बात करेंगे, लंदन में या कहीं भी आप बात करेंगे, ज्यादातर कंट्री में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स है। इवन यूएस में भी है, बाकी जगह, डिस्पाइट ही वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्जाम्पशन देते हैं, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स होता है एग्जाम्पशन के बाद। मेरे से आप पूछोगे राइट इसका तरीका क्या होगा? जो इक्विटी में कैपिटल गेन टैक्स का एग्जाम्पशन है, उसको आप साल का 10 लाख तक का एग्जाम कर दीजिए,
ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बड़ी मेहनत से हमारे जो व्यूअर्स हैं सिप के तरह थ्रू पोर्टफोलियो बनाए, उन्हें एटलीस्ट साल का अगर 10 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाता है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स लॉस भी नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फ्रेंडली मूव में ये लाए और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा ओके, होता सो है। 1.25 लाख की जगह अगर 10 लाख के गेन्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ओके, गुड आइडिया। लेकिन अभी तो हमको चाहिए कि भैया विदेशी पैसा आए, डॉलर आए, रुपये को संभाले और बॉन्ड्स की तरफ ये राइट डायरेक्शन में स्टेप हो सकता है अगर सरकार फाइनली ऑर्डिनेंस ला करके इस टैक्स के नियम को बदलती है। अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं। पोर्टफोलियोज, अगर आप भी चाहते हैं कि मुकेश जैसे एक्सपर्ट्स आपके क्वेश्चंस का जवाब दें, तो आपको अगली स्क्रीन में आप वो नंबर और ईमेल आईडी देखेंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कुड गेट इन टच विद अस। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874 है। हमारी ईमेल आईडी money9query@tv9.com पर है जहां आप हमें रीच कर सकते हैं। शो देख रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, तो लाइव भी पूछ सकते हैं। अब हम सुमित जी से बात करने वाले हैं। पुणे से हैं सुमित और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सुमित, क्या करते हैं आप? Hello, Priyanka ma'am. I am an IT software engineer working from Pune. ओके, एंड योर एज इज 35 और आपने मुझे मेल पर भी क्वेश्चन भेजा है, व्हाट्सएप पर भी भेजा और आप हमारे साथ हैं। सो वेलकम टू मनी 9। क्या चल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट को आपको करते हुए, कितना समय हो गया, क्या जानना चाहेंगे? पोर्टफोलियो की स्कीम्स मैं पढ़ूंगी, पर पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए और आपका गोल बता दीजिए। राइट, तो मैम मैं पिछले 5-7 साल से कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू, बट मैंने अभी रिसेंटली होम लोन लिया था और जो होम लोन मैंने उसको क्लियर ऑफ कर दिया है। वो सब जितना मेरा अमाउंट था वो मैंने विड्रॉ करके, और फ्रेशली इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट ईयर से चालू किया था। आई थिंक मुकेश सर ने ही फर्स्ट मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया था आपके वेबसाइट पे, आई थिंक 9 मंथ्स पहले कुछ समथिंग। तो मैं अभी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, आपको जैसे पता है, और मैं डेट फ्री हूँ। तो भी जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट रहेंगे वो विदाउट एनी डेट, एंड जो भी इंक्रीमेंटल होगा वो मैं स्टेप अप एसआईपी करते रहूंगा। अभी मेरा 1.7 लाख का एसआईपी चल रहा है मैम, लेकिन मेरा गोल है कि वो उसको मैं बढ़ा के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक लेके जाऊँ इन फ्यूचर। और ये जो घर आप जिसमें रह रहे हैं, आपने कहा कि आप अपने घर में रहते हैं, ये वही घर है जिस पर आपने लोन लिया था, जिसको आपने चुका दिया है? यस, क्या बात है। सो सुमित, यू आर लिविंग दैट लाइफ व्हिच many of us aspire to, you know, being debt free. So many congratulations and I'm glad कि मुकेश जी आज हमारे साथ हैं, जिनकी एडवाइस आपको पहले भी दे चुके हैं। So मुकेश जी, इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताती हूँ, दो I've shared it on mail with you as well। ICICI Pru का Nasdaq 100 फंड 40,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000 की सिप कर रहे हैं। ईडलवाइज के मिड कैप फंड में भी 20,000 की सिप चल रही है सुमित जी की। वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड 20,000 की सिप यहाँ पर। बंधन का स्मॉल कैप फंड 20,000 यहाँ पर। अबैकस का स्मॉल कैप फंड, ओके, फेयरली न्यू फंड, थोड़े दिन पहले मैं उनके CIO से भी बात कर रही थी। अबैकस का स्मॉल कैप फंड 20,000। क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 10,000। जैसा कि कहा सुमित ने, 1,70,000 की सिप कर रहे हैं, पर ये नहीं कि सारा पैसा सिप में जा रहा है। लोन चुका दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख का, फैमिली फ्लोटर प्लान, टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ का, इमरजेंसी फंड में 12 महीने के खर्चे का पैसा है। सुमित जी, आर यू फॉर रियल? सुमित जी, ये सब आपने मतलब इतने अच्छे से, रिटायरमेंट का आपका गोल है 10 करोड़, चाइल्ड मैरिज 2 करोड़, चाइल्ड एजुकेशन 2 करोड़, और ये 1.7 लाख को ये ले जाना चाहते हैं, कितना का 4 लाख पर ले जाना चाहते हैं ना आप सुमित? मेरा सैलरी बढ़ेगा, प्रमोशन हो जाएगा, राइट? हाँ जी, क्योंकि 4 लाख तक करेंगे, 3 लाख तक से SIP? अभी नहीं मैम, जैसे बढ़ेगा ना, जैसे सैलरी हाइक हो जाएगा, राइट? अभी 1.7 से मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा, फिर 2.25, then 2.5, like that, yeah. Oh my God, I am so super impressed with you, you know. एक तो आपका जो सिप का अमाउंट है उससे इम्प्रेस्ड हूँ, लोन चुका दिया, अभी तक मेरा लोन चल रहा है। ओके, सो EPF में कंट्रीब्यूशन 35,000 पर मंथ और सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपए। मुकेश जी, योर व्यूज? मैं तो फैन हो गई हूँ सुमित जी की। सुमित जी के हम भी बिल्कुल फैन हैं प्रियंका, एंड बहुत अच्छा लगा सुमित जी कि आप डेट फ्री हो गए हो, और मैं आपके देख रहा था आपने क्या क्या किया है, क्या क्या प्लानिंग की है, और मेरे को लगता है जो एक परफेक्ट प्लानिंग होती है जो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए,
वो आपने किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो प्लानिंग में सबसे ऊपर बताया कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख का फ्लोटर, आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, आपने इमरजेंसी फंड कॉर्पस जो कि 12 महीने का एक्सपेंस है ये कर रखा है, जो कि ये 3 क्रिटिकल बकेट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंडिंग, ये आपने पूरा किया है। और इसके बाद आप कैपिटल कॉर्पस बना रहे हो, अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हो, बच्चे की मैरिज और एजुकेशन के लिए। तो जो बाकी व्यूअर्स है मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस मत करें, प्लान होना बहुत जरूरी है। और प्लानिंग में रिस्क प्रोटेक्ट करें, इंश्योरेंस का, मेडिकल, लाइफ, इमरजेंसी कॉर्पस, और कैसे हम लॉन्ग टर्म गोल करें, तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सुमित को मैं इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा। अब मैं अगर इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो मैंने कुछ नंबर क्रंचिंग करके देखे कि अगर ये 1,70,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो, इन्होंने बताया कि ये स्टेप अप भी करेंगे 7%, और अगर ये 16 साल के लिए करते हैं जो इन्होंने बताया, जो इनका गोल है, और मैंने एज्यूम किया कि रिटर्न इन्हें 14% पोस्ट टैक्स पोर्टफोलियो से निकल आएगा, तो ये 16 साल बाद कॉर्पस लगभग 16 करोड़ का बन जाएगा, 16 करोड़ 25 लाख का। और इनके पास एक फिक्स्ड इनकम भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहां पे ये सुकन्या समृद्धि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कर रहे हैं, वहां पे वो कॉर्पस लगभग 1 करोड़ 60 लाख का बन जाता है। दोनों मिला के लगभग 17 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस इनके पास 16 साल में हो जाता है। इन्होंने बोला अपनी प्लानिंग में कि इनका गोल है कि 14 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो आप बहुत बढ़िया बना पाओगे, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आप प्लानिंग अगर फॉलो करोगे तो गोल डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, काफी कंफर्टेबल है। अब अगर मैं आपकी स्कीम्स में आऊं तो मेरे को स्कीम्स काफी, आपका स्ट्रक्चरिंग अच्छी लगी, बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया है। एक आपने नैस्डैक फंड लिया, उसमें सिप कर रहे हैं, जो यूएस में कर रहे हैं। यूएस बहुत अच्छा है क्योंकि टेक कंपनीज हैं वहां पे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। 2 आपने फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। 2 आपने मिड कैप फंड ले रखे हैं, 2 स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपने ले रखा है। जनरली मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करता हूं, एक मिड कैप एक स्मॉल कैप से काम हो जाता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ज्यादा कॉर्पस का कर रहे हैं, तो 2 होने से भी चलता है, क्योंकि कई बार एक स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही होती, दूसरा कवरेज कर देती है। तो आपने लिखा भी, बताया कि इंटेंशनली आपने 2 लिया है, स्ट्रैटेजी सही है। एक और आपने बात बताई कि आपने लार्ज कैप के लिए फ्लेक्सी कैप के थ्रू लिया है, तो वो भी आपकी स्ट्रैटेजी क्योंकि सही है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में 70% लार्ज कैप होता है। तो आपकी प्लानिंग ठीक है। सारे फंड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं बहुत बढ़िया हैं, उनमें फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बताया प्रियंका, एबेकस एक नया फंड है, बट जो इनके सीईओ हैं सुनील सिंघानिया जी, ये एक बहुत बड़े पुराने इन्वेस्टर, ये पहले रिलायंस ग्रोथ फंड चलाते थे, जो सबसे पहला स्मॉल कैप फंड था 2004-5 में, मतलब उनको गुरु माना जाता है स्मॉल कैप का। वो भी बहुत अच्छा है। इसे स्मॉल कैप फंड से पहले वो पीएमएस भी चला रहे थे, बंधन का स्मॉल कैप भी अच्छा है, वाइट ओक, एडलवाइस। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग है। मैं आपके लिए सुमित जी कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा। मेरे को लगता है आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, ऐसी करते रहिए और काफी अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। क्या बात है। तो 17 करोड़ प्लस हम देख रहे हैं इन 16 इयर्स। और मुकेश, आप इसमें ना ईपीएफ को काउंट करना भूल गए, ईपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उनके रिटायरमेंट की तरफ ये भी जो है पैसा, एक अच्छा कॉर्पस ईपीएफ में ये ऑलमोस्ट 35,000 हर महीने डाल रहे हैं। और हीरो ये इसलिए हैं मेरे क्योंकि ही इज़ जस्ट 35 ईयर ओल्ड और इतना कुछ कर रहे हैं। हमें सुमित से सीखना चाहिए। थैंक यू सुमित अपना क्वेश्चन लेकर आने के लिए, सो दैट हम सीख सके कि देखिए 35 ईयर ओल्ड आईटी इंजीनियर पुणे में बैठे हुए क्या शानदार प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ओके, कुडोज टू यू सुमित। अब मुकेश, मैं एक क्वेश्चन ना यूट्यूब लाइव से लेना चाहूँगी शाकिब जी का। नमस्ते शाकिब, आपका सवाल है मेरे पास, और मुकेश जी के पास पहले से नहीं है, वो पहली बार सारी स्कीम सुन रहे होंगे। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है शाकिब जी के पास, जिसमें 10,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000, ईडलवाइज के मिड कैप में 10,000, हीलियोस के फ्लेक्सी कैप में 10,000, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ऑफ फंड में 10,000। ओके, सो 60,000 की सिप बन रही है क्योंकि 6 स्कीम सभी में 10,000 एक साल से निवेश कर रहे हैं और इस पोर्टफोलियो को 12 साल तक होल्ड करने वाले हैं। 60,000 की सिप है और मेरा इनका पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है,
यूएस एक्सपोजर है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड के ज़रिए, एफओएफ के ज़रिए। आपको शाकिब जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? देखिए प्रियंका, अगर शाकिब जी का पोर्टफोलियो हम देखें तो काफी इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के थ्रू इन्हें लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, ग्लोबल एक्सपोजर भी इन्होंने लिया अच्छा खासा, यूएस का मिड कैप, स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, कोटक का लार्ज एंड मिड कैप भी काफी अच्छा फंड है। तो मेरे को लगता है कि स्ट्रक्चरिंग अच्छी है। बस इसमें मैं एक ही चेंज करना चाहूंगा, कि मैं थोड़ा सा इसमें गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन देना चाहता हूं। तो हेलियोस फ्लेक्सी कैप की जगह मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लीजिए। डीएसपी की फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, और मल्टी एसेट में होता है क्या कि इनमें इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आ जाता है, तो पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा इनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये गोल्ड एंड सिल्वर कुड बी अ गुड एडिशन, अदरवाइज बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, गुड टू गो। यूट्यूब से एक और क्वेश्चन सरोज कुमार पांडा जी का, इनके पास भी है पराग पारिक जिसमें ये 10,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जिसमें 12,000 की सिप चल रही है, फिर है कोटक का मल्टी कैप 8,000 की सिप, बंधन का स्मॉल कैप 6,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 4,000 की सिप। हर साल 500 रुपये का स्टेप अप करेंगे, 20 साल का नज़रिया रखते हैं सरोज जी, और इन्होंने जो निवेश है ये 2 साल पहले शुरू किया है। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? इसमें भी मतलब डाइवर्सिफिकेशन वाइज तो इन्होंने सारी कैटेगरीज रखी हैं, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप 2 हैं इनफैक्ट, बंधन और निपॉन, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इसमें भी मिसिंग है, जैसे कि हमें शाकिब के पोर्टफोलियो में भी दिख रहा था मुकेश जी। देखिए प्रियंका, हो क्या रहा है कि मेरा जो आजकल थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस चलती रहेंगी एटलीस्ट जब तक मिस्टर ट्रम्प है। अभी ईरान क्राइसिस चल रही थी, अभी परसों उन्होंने टैरिफ की बात करी 12.5%, तो कुछ कुछ चलता रहेगा। और अब एआई आया है, तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि स्ट्रेस या मार्केट वोलेटिलिटी रहेगा। अब मार्केट वोलेटिलिटी ऐसा नहीं हर बार खराब होती है, अच्छी भी होती है, क्योंकि अगर आप उसका फायदा उठा लें। तो मेरे को लगता है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप स्कीम्स का डाइवर्सिफाई किए जा रहे हैं एक ही मार्केट में। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो, एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन हो। तो मेरे को लगता है इंडियन इक्विटी के अलावा इन्वेस्टर को थोड़ा यूएस इक्विटी भी करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा स्कीम्स इंडिया में है नहीं जो यूएस का एक्सपोजर ले रही, बट जो भी खुली है थोड़ी बहुत जो ले रही है उसमें बिल्ड करना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा कमोडिटीज भी होना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर 5-10% कर सकते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि गोल्ड एज अ सेफ हेवन और उसकी डिमांड बढ़ रही है, और सिल्वर का क्योंकि ये ईरान वॉर के बाद रेन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, तो मेरे को लगता है सिल्वर का वहां पे भी काफी कंजम्पशन होने वाला है। तो पोर्टफोलियो में जैसे आपने बताया, इनकम पोर्टफोलियो देख रहे थे कि कमोडिटीज मिसिंग है। इन्होंने एटलीस्ट फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड लिया जो यूएस में एक्सपोजर दे रहा है। इनके पास मिड कैप है, मोतीलाल मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। मेरे को नहीं लगता 2 स्मॉल कैप की जरूरत है। इसमें से हम निपॉन स्मॉल कैप बंद करके मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कर लीजिए, जिसमें आपको इंडियन इक्विटी भी मिलेगा, थोड़ा डेट भी मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर और रीट्स का भी ऑप्शन होता है जहां वो ऐड कर लेगा। तो मेरे को लगता है वोलेटाइल टाइम्स में थोड़ा कमोडिटीज होना चाहिए, तो इससे स्टेबिलिटी होगी। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ही चेंज है कि 2 स्मॉल कैप की जगह 1 करें, और निपॉन स्मॉल कैप की जगह डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप कर लें। ओके फाइन, चलिए सुनील जी का मैं क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, सुनील कुमार झा, और ये हमारे शो को देखेंगे, अभी लाइव नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में है, हमने इन्हें कनेक्ट किया था, देवघर झारखंड से हैं, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं, अभी एक पीएसयू में काम करते हैं। सो सुनील जी की एज 49 है और इनकी वाइफ जो है वो भी निवेश कर रही है। इनका अपना पोर्टफोलियो ये 38,000 रुपीज़ का और वाइफ का 15,000 का, टोटल 53,000 हर महीने ये दोनों निवेश कर रहे हैं। तो 10% से एवरी ईयर स्टेप अप भी करेंगे। सुनील जी के पोर्टफोलियो को पहले लेकर आते हैं। आदित्य बिरला का पीएसयू फंड 4,000 की सिप चल रही है। आईसीआईसीआई प्रू का नैस्डैक फंड यहाँ पर भी 4,000, क्वांट का स्मॉल कैप फंड 6,000, निपॉन का स्मॉल कैप फंड 10,000, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप 4,000, मिरे का ग्रेट कंजम्पशन फंड
5,000 यहाँ पर, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 यहाँ पर। ये हो गया 38,000 का हिसाब किताब। अब इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, जिसमें 3 स्कीम्स हैं, और इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में है मोतीलाल मिड कैप 3,000, निपॉन का मल्टी एसेट फंड 5,000, और आईसीआईसीआई प्रू का फार्मा हेल्थ केयर फंड 5,000। साथ में उन्होंने बिटकॉइन में भी कुछ निवेश किया हुआ है। करंट वैल्यू ऑफ बोथ द सिप पोर्टफोलियो इज 17 लाख, और 2024 से ये निवेश कर रहे हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 2036 तक निवेश करेंगे, अगले 10 साल तक, और फिर रिडीम करेंगे 2040 में, उसके पहले नहीं करेंगे। साथ में एक लमसम निवेश इनकी वाइफ को करना है, जो वो सोच रहे हैं निपॉन के मल्टी एसेट में कर दें क्या, 2 लाख रुपए। 2 करोड़ अचीव हो जाएगा क्या इस पोर्टफोलियो से? सो टाइमलाइन ये रहने वाली है कि 2036, अगले 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ये सिप विद स्टेप अप, और फिर 2040 उसके 4 साल के बाद उसको जमा रहने देंगे, और उसमें 2 करोड़ चाहते हैं। मुकेश जी। देखिए प्रियंका, अगर हम सुनील जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं नंबर्स थोड़े देख रहा था, जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास 17 लाख ऑलरेडी हैं, और इनकी सिप चल रही है लगभग 53,000 की, हस्बैंड वाइफ दोनों की मिला के, और ये स्टेप अप भी करेंगे 10% तक, और एटलीस्ट 10 साल तक ये इसको करेंगे। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर हम स्टॉक मार्केट से, पोर्टफोलियो से 14% का रिटर्न निकाल लेते तो लगभग इनके पास ये कॉर्पस 2.5 करोड़ का हो जाता है। और फिर ये 2036 तक, 10 साल तक ये बोल रहे हैं सिप करेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे नहीं, 4 साल तक और रखेंगे 2040 तक। तो अगर वो उसको रखेंगे और 14% से और कंपाउंडिंग हो जाती है तो पोर्टफोलियो इनका 3 करोड़ 60 लाख का हो जाता है। तो जो इनका टारगेट था 2 करोड़, लगभग उससे डबल इनके पास कॉर्पस आ जाएगा, काफी सेफ्टी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि सुनील जी खर्चा और बढ़ा पाएंगे अपने रिटायरमेंट में, बेटर रिटायरमेंट लिविंग कर पाएंगे। तो ये एक उनका फाइनेंशियल प्लानिंग थी। अब मैं अगर इनके पोर्टफोलियो पे आऊं, पोर्टफोलियो में देखूं तो मेरे को लगता है कि इन्होंने काफी ज्यादा थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं, और नंबर ऑफ फंड्स भी ज्यादा ले रखे हैं। देखिए थीमेटिक फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको टाइमिंग राइट 2 बार करनी पड़ती है, एक बार खरीदते समय और एक बार बेचते समय, है ना। खरीदते समय आपका टाइमिंग राइट होना चाहिए, और आपको पीक में बेचना पड़ता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के आपने कोई फंड उठाए, स्टॉक उठाए, आप टाइमिंग राइट करिए, और उसको बेचेंगे अगर राइट टाइम में नहीं तो वो सारा गेन चला जाता है। और ये थीम्स में आजकल, क्योंकि थीम बहुत जल्दी चेंज हो रही है, टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बेटर होता है आप डाइवर्सिफाइड फंड करिए, जहां पे फंड मैनेजर आपके लिए थीम या सेक्टर सेलेक्ट कर रहा है और वो अपने आप एंट्री एग्जिट कर रहा है। तो मैं इनके पोर्टफोलियो में भी जो थीम बेस्ड फंड्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहूंगा। जैसे इनके पास एक आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, मेरे को लगता है वो आप हटा सकते हैं। इनके पास एक मिरई का ग्रेट कंजम्पशन फंड है, वो आप हटा सकते हैं। एक फार्मा का हेल्थ केयर फंड है, वो आप हटा सकते हैं। अब इसमें पोर्टफोलियो में जो मैं करना चाहूंगा, जो एक इनके पास नैस्डैक है जो कि एक अच्छा फंड है, वो आप कंटिन्यू करिए। 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पास, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। मेरे को नहीं लगता 2 की जरूरत है। क्वांट की परफॉर्मेंस अभी इंप्रूव हुई है, बट निपॉन काफी कंसिस्टेंट है, फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी, तो निपॉन हम रखेंगे। आईसीसी लार्ज कैप की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप बाकी जगह से आपको एक्सपोजर आ रहा है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप पे वो आप कंटिन्यू करेंगे। मोतीलाल मिड कैप में स्टॉप कराऊंगा, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उससे हम एग्जिट करेंगे। निपॉन का आपने मल्टी एसेट फंड भी लिया हुआ है, क्योंकि हम निपॉन का स्मॉल कैप सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं निपॉन का एक और मल्टी एसेट फंड नहीं लेना चाहूंगा, तो वो भी हम स्टॉप कराएंगे। तो टेक्निकली जो मैं आपके स्टॉप करा रहा हूँ, 7 फंड स्टॉप करा रहा हूँ, काफी चेंजेस करा रहा हूँ, और जो रख रहा हूँ इसमें से 3 रख रहा हूँ, आईसीसी प्रूडेंशियल नैस्डैक, निपॉन स्मॉल कैप और पराग परिक फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा मैं आपके पास 2 पोर्टफोलियो और ऐड कर रहा हूं, 2 फंड ऐड कर रहा हूं। मिड कैप हमने नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि मोतीलाल का मिड कैप मैंने हटाया, तो उसकी जगह हम इन्वेस्को का मिड कैप ले लेंगे, और एक कोटक का मल्टी एसेट फंड ले लेंगे, क्योंकि आपके पास निपॉन का था और क्योंकि निपॉन का स्मॉल कैप हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कोटक का ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता एक ही एएमसी से 2 टाइप के फंड लूं, एंड वो हम इसको करेंगे। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं, मेरे को लगता है नंबर ऑफ स्कीम्स आप रिड्यूस करें और उससे बेटर हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो आपको अच्छे से सारे स्कीम्स को एनालाइज करके बता दिया है मुकेश जी ने, फॉलो कीजिएगा इनकी एडवाइस। अगला क्वेश्चन अमित सिंह का यूट्यूब लाइव से, और इन्होंने जो है लमसम इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपए।
तो इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिवाइड किया है। HDFC के मल्टी कैप में 1.5 लाख, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1.5 लाख, ICICI के मल्टी एसेट में 1 लाख, और इंडेक्स फंड है इनके पास मिड और स्मॉल कैप जिसमें 50-50 हज़ार रुपये इन्होंने डाले हैं। इनकी एज है 33 अमित सिंह की, और ये पूछ रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के नज़रिए से किया है, किस तरह की रिटर्न की उम्मीद रखें। देखिए प्रियंका, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो मेरे को लगता है कि एएमसी का एक्सपोजर थोड़ा कंसंट्रेटेड हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसी का इनके पास आईसीआईसी का स्मॉल कैप फंड भी है, आईसीआईसी का मिड कैप फंड भी है। मैं पूरा पोर्टफोलियो एक्चुअली में देख नहीं पा रहा, अगर आप फिर से दिखाएं तो मैं थोड़ा सा, जैसे एचडीएफसी मल्टी कैप अच्छा फंड है, इसमें लार्ज मिड स्मॉल सारे आ जाते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, एंड ये लार्ज कैप है भी, ये थोड़ा इसमें ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है। बट आईसीआईसी में फंड का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आईसीआईसी मल्टी एसेट एक अच्छा फंड है, आईसीआईसी की अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप आईसीआईसी मिड कैप को बंद कर दें और आईसीआईसी स्मॉल कैप को बंद कर दें। आईसीआईसी मिड कैप की जगह आप इन्वेस्को का मिड कैप ले लें, और आईसीआईसी स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप ले लें। और दूसरी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, ये पांचों फंड में आप बराबर एलोकेट कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम स्मॉल कैप में अंडर एक्सपोज हो या मिड कैप में अंडर एक्सपोज हो। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इंडिया में मिड स्मॉल अच्छा रिटर्न देंगे, एंड लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देती है। बट एक ग्रोइंग इकोनॉमी और इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो मेरे को लगता है मिड और स्मॉल में भी अच्छा एलोकेशन होना चाहिए। तो पांचों फंड में बराबर करें, आईसीआईसी मिड और स्मॉल में बंद करें, और आईसीआईसी मिड की जगह इन्वेस्को मिड कैप और आईसीआईसी स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप। चेंजेस आपको बताए गए, ध्यान रखिएगा उसका अमित जी। एक क्वेश्चन और यूट्यूब से सत्य प्रकाश परिहार जी का। इनके पास 5-5 हज़ार की 2 सिप चल रही है। और सत्य प्रकाश जी, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्वेश्चन इतनी बार मत लिखिए, मैंने पिक कर लिया है, तो वो पूरे जो हमारी टाइमलाइन में आप एक बार आपके क्वेश्चन कम से कम 10 टाइम्स आ चुके हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 5,000 और एसबीआई का स्मॉल कैप 5,000, और ये दोनों में जो रिटर्न बहुत ही फ्लैट ये देख रहे हैं पिछले 2 साल से, इससे परेशान है, और 2 लाख लमसम भी इनको निवेश करना है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, इन दोनों के प्रदर्शन से जो है खुश नहीं है। 2 साल से बहुत लैगार्ड इनको लगा, इनके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आया है। तो क्या करना चाहिए? प्लस 2 लाख का लमसम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे डिप्लॉय करें इस समय? देखिए प्रियंका, ये जो बता रहे हैं हमें कि 2 साल से रिटर्न नहीं आया है, काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, और ज्यादातर इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 साल से मार्केट चली नहीं है। जो निफ्टी का लेवल है आज, जो लेवल है, ये एग्जैक्टली जून 2024 को भी था, 2 साल पहले। तो इस मार्केट में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो कोई रिटर्न नहीं आया है। मिड स्मॉल में अगर किसी ने किया होगा, वहां थोड़ा बेटर आया है, गोल्ड सिल्वर या ग्लोबल मार्केट्स, बट इंडियन मार्केट में हार्डली कोई रिटर्न आया है। बट मैं निवेशकों को ये भी बोलना चाहूंगा कि आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है, बट आपका जो पैसा गया है वो बहुत अच्छे टाइम में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन में जब आप सिप करते हो तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हो उसी प्राइस में, क्योंकि नैव डाउन होता है। और मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक करती है, और जब भी बाउंस बैक करेगी मार्केट, आपको रिटर्न अच्छा दिखेगा। तो मेरे को लगता है कि आप पेशेंस रखें। पेशेंस रखना टफ काम है, पर 2 साल निकले हैं तो इसको आप अगर होल्ड करेंगे तो रिटर्न अच्छा निकलेगा। निपॉन लार्ज कैप फंड एक अच्छा फंड है, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है, बट क्योंकि मार्केट लार्ज कैप ने इतना रिटर्न दिया नहीं, तो इतना कुछ उसमें हुआ नहीं है। एसबीआई का स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 फंड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें, मेरे को लगता है कि आपका इसमें जैसे मिड कैप एक्सपोजर मिस हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर मिस हो रहा है। तो इसको मेरे को लगता है थोड़ा बेटर हम 2 फंड ले सकते हैं। एक तो आप जो कर सकते हो, कोटक का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। कोटक के मल्टी कैप फंड में क्या होगा, 25% मिड कैप भी आ जाएगा, 25% स्मॉल कैप भी आ जाएगा, 25% आपका लार्ज कैप भी आ जाएगा। तो इसमें लार्ज मिड स्मॉल सारा अच्छे से कवर हो जाता है। और एक फंड जो आप ले सकते हो, डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लीजिए। एंड डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन में होगा ये कि आपका इक्विटी, थोड़ा डेट और गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा।
तो उससे थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं कर रहे, मैं रिकमेंड करता कि अब मिड स्मॉल भी कर लो, तो पर ये चेंजेस। और वो जो 2 लाख इन्होंने कहा लमसम निवेश करना चाहते हैं, वो कैसे करें, किस तरह की स्कीम लें? देखिए 2 लाख मेरा सजेशन ये होगा, इन्हीं फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोनों में, और 50-50 हजार आप इस समय कर दीजिए, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन है, अच्छा लेवल है। और 50-50 हजार आप अगले 2 महीने में थोड़ा थोड़ा पार्क कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा जो मार्केट एंट्री का रिस्क है वो कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता आज 2 लाख एक बार में हमने मार्केट ये सस्ता खरीदने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल अच्छा है। तो 1 लाख हम लमसम डालेंगे, और आप जैसे में 1 लाख डाला, जुलाई में 50,000 डाल दीजिए, और अगस्त में भी 50,000 डाल दीजिए, इन्हीं स्कीम्स में डाल दीजिए 50%, 50%। ओके फाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन राजेश कुमार रंजन जी का है। राजेश जी की एज है 31, 8 स्कीम्स हैं इनके पास, हर में 2-2 हज़ार का एलोकेशन। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड 2000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 2000, निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ 2000, टाटा का गोल्ड ईटीएफ, बंधन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, और मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी का मिड कैप। अब मुझे समझ में नहीं आया, मोतीलाल ओसवाल और स्लैश एचडीएफसी मिड कैप लिखा है, तो कुल मिला के फिर 9 स्कीम्स हो जाएंगी इनकी। ईच में 2000 की इन्वेस्टमेंट चल रही है, 8 स्कीम्स हैं, और 10% से पर ईयर स्टेप अप करेंगे, और इनका टाइम होराइजन है 30 साल। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और खुद का रिटायरमेंट, जिसके लिए 30 इयर्स के टाइम होराइजन से राजेश निवेश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? देखिए प्रियंका, अगर राजेश जी का हम पोर्टफोलियो देखें, सबसे पहले हम इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहेंगे, और मैंने थोड़े से नंबर क्रंचिंग करके देखे, ये 8 फंड में 2000 की सिप कर रहे हैं, तो 16,000 की मंथली सिप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना टाइम होराइजन 30 साल रखा है, क्योंकि 30,000 बहुत लंबा अच्छा टाइम होता है कंपाउंडिंग के लिए। तो और ये अगर स्टेप अप भी करेंगे 10% की, हर साल अपनी सिप का अमाउंट 10% से बढ़ाएंगे, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि ये 30 साल बाद पोर्टफोलियो लगभग 17 करोड़ 30 लाख का हो जाता है। बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात प्रियंका ये है कि जो कैपिटल ये डालेंगे, सिर्फ 3.15 करोड़ डालेंगे, लगभग 5 से 6 गुना इनका कॉर्पस बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग के लिए अच्छा टाइम दे रहे हैं। कई बार इन्वेस्टर क्या होता है कि एसआईपी कर रहे हैं 2 साल 5 साल, और उनको लगता है इतना रिटर्न नहीं है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के लिए टाइम नहीं देते हैं। तो जितना कंपाउंडिंग के लिए टाइम दोगे उतना बेटर होता है। तो इसलिए कई बार बोलते हैं बच्चों की सिप स्टार्ट कर दो जब वो यंग है, तो उन्हें कंपाउंडिंग के लिए जब वो हायर एजुकेशन तक पहुंचे तो अच्छा टाइम फ्रेम बन जाता है, तो इनके लिए कॉर्पस अच्छा बन जाएगा। अब इनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें, मेरे को लगता है नंबर ऑफ स्कीम्स काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्कीम्स हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर लिया, बट मेरे को लगता है थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग बेटर कर सकते हैं। और मैं इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा यूएस का भी डाइवर्सिफिकेशन ऐड करना चाहूंगा। तो जो मैं इनके लिए करना चाह रहा हूँ चेंजेस, देखिए प्रियंका, एक तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है। 2 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके पास बंधन स्मॉल कैप भी है, निपॉन भी है। एक फंड से अपना काम चल जाता है, तो आप बंधन स्मॉल कैप ले लीजिए। वैसे इनके पास 2-3 मिड कैप फंड है ना। जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन ये कि मोतीलाल मिड कैप भी और एचडीएफसी मिड कैप अगर 2 हैं तो 2 ये हो गए, और एक इन्होंने टाटा का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स लिया, वो भी जो मिड कैप में डाल रहे हैं। तो 3 की जरूरत नहीं है, और मोतीलाल क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एचडीएफसी मिड कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टास्क हमारा थोड़ा इजी हो जाता है, नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो जाती है। अब हो ये रहा प्रियंका, इन्होंने गोल्ड भी अलग से लिया होगा, सिल्वर भी अच्छा अलग से लिया होगा। मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में बुलिश हूं। गोल्ड में इसलिए बुलिश हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, सेफ हेवन लग रहा है गोल्ड, तो अच्छी स्टेबिलिटी लाता है। और 5 से 10% गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर की डिमांड इलेक्ट्रिक का सोलर पैनल में बढ़ रही है और सप्लाई डेफिसिट है, तो सिल्वर भी अच्छा लग रहा है। बट सिल्वर में प्रॉब्लम क्या है प्रियंका, सिल्वर ना एक स्मॉल कैप कंपनी की जैसे है, वो चढ़ता तो बहुत चढ़ता है, पर गिरेगा भी तो बहुत गिरेगा। इसमें टाइमिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो रादर देन हम सेपरेटली करें, क्योंकि सेपरेटली में होता क्या है कि कई बार वो 2 साल पूरा नहीं होता तो टैक्स लगता है, तो हम बेच नहीं पाते और टाइमिंग बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा इन 2 को स्टॉप करके आप मिरेई का गोल्ड सिल्वर फंड करें। मिरेई का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड नया है,
जिसमें फंड मैनेजर के पास मैंडेट है कि वो गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं बेस्ड उसका क्या आउटलुक है। तो रादर देन हम कॉल करें, जो कि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली सिल्वर में, वो डायनेमिक एलोकेशन बेटर होता है। और एक मैं इनके लिए फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड करना चाहूंगा, जो कि यूएस मार्केट में कर रहा है। अभी फिलहाल वो ओपन है, मेरे को पता नहीं वो कितने दिन ओपन रहेगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो म्यूचुअल फंड्स को अलाउ नहीं कर रही है ज्यादा पैसा बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये चेंजेस है इनके पास। इवेंचुअली 6 फंड हो जाते हैं 9 में से, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीसी मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मेरे का गोल्ड एंड सिल्वर और एक फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। तो थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मेरे को लगता है पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑल राइट मुकेश जी, अगला क्वेश्चन ना मैं पिक कर रही हूँ व्हाट्सएप से सुशील मुर्मू जी का। इनके पास भी केवल 2 फंड्स हैं, ठीक है। 2 फंड्स में इनके पास है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000 की सिप यहाँ पर, और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड इसमें भी 10,000। सो इन ऑल 20,000 की सिप कर रहे हैं। और इन्होंने हमें बताया सुशील जी ने कि ये जो है 15 साल तक करेंगे और 2 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो क्या ये हो पाएगा, ये है इनका सवाल। और अभी इनकी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू जो है वो 3,80,000 हो चुकी है। देखिए प्रियंका, मैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो इमीडिएटली नहीं कर पाऊंगा, बट इनके फंड्स के बारे में मैं बताऊं। देखिए यूटीआई जो निफ्टी 50 एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, और ये अच्छा फंड है डाउन मार्केट में, क्योंकि सबसे कम गिर निफ्टी 50 है। बट निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म भी करता है जब मार्केट में तेजी आ रही होती है। अभी निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें जो मेन स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईटीसी है, वो इतनी चल नहीं रही है। तो अभी तक पहले लोग सिर्फ निफ्टी 50 कर रहे थे, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड होते थे, बाकी इंडेक्स फंड्स कम होते थे और महंगे भी होते थे। पर अब मेरे को लगता है कि टाइम आ गया कि हम यूटीआई निफ्टी 50 और ना करें। यूटीआई निफ्टी 50 की जगह मैं इनको एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा। एंड ये थोड़ा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, इसमें टॉप 100 लार्ज कैप स्टॉक्स भी आ जाते हैं, 150 मिड कैप स्टॉक्स भी आ जाते हैं, और 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स भी आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है 500 एक बेटर इंडेक्स है। इवेंचुअली ये बेटर रिटर्न देगा और हमें लार्ज मिड स्मॉल का अच्छा एलोकेशन मिल जाएगा। और एक फंड में जो इनके लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इनके पास जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पास में काफी अच्छा करता था। तो मैं इनको एक हाइब्रिड फंड रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक मल्टी एसेट फंड है, डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर का आ जाता है एलोकेशन। तो पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और अगर ये प्रेफर करते हैं कि नहीं मेरे को हाइब्रिड नहीं, मेरे को सिर्फ इक्विटी करना है, प्योर एग्रेसिव करना है और इंडियन मार्केट में ही करना है, कमोडिटीज नहीं करना, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप कोटक का मल्टी एसेट फंड कर लीजिए, क्योंकि उसमें 25 कोटक का मल्टी कैप फंड कर लीजिए, क्योंकि उसमें 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल कैप आ जाएगा। तो ये कर लेंगे तो मेरे को लगता है पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सौरभ का अमृतसर से। 32 इनकी एज है और ये 50,000 की सिप कर रहे हैं और चाहते हैं वो रिटायर, मतलब बाय द टाइम ही रीचेस द एज ऑफ 50 ही वांट्स टू रिटायर। इसलिए थोड़ा सा इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने खुद लिखा मॉडरेटली अग्रेसिव है। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 16,000, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 16,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 6,000, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 4,000, एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड 3,000, आईसीआईसीआई प्रू का कॉर्पोरेट बॉन्ड 5,000। तो इक्विटी में 84% इनकी हिस्सेदारी है, डेट में 10, गोल्ड में 6 और साथ ही में 15 लाख इनके पास एफडी में है, हेल्थ इंश्योरेंस है। एनुअली अपनी सिप को 10,000 से स्टेप अप करेंगे, दिवाली में एक टॉपअप ऐड करते हैं 20,000 का, और हर मार्केट के डिप में भी लमसम ऐड करते रहते हैं करीब 20,000 का। कह रहे हैं कि मैं मतलब 45 में अपना एलोकेशन जो है वो इक्विटी से घटाकर डेट में कर दूंगा। लेकिन अभी जो इनका सवाल है कि क्या इनको यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है उसे रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मिड कैप 150 से बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है, और निपॉन स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी एक्टिव प्लस पैसिव क्या लें। कैसा दिख रहा है आपको? लग रहा है आपको ये फायर जो है रिटायरमेंट अर्ली बाय 50 अचीव कर पाएंगे सौरभ?
देखिए प्रियंका, आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं आपको बताऊं, वो हाई एजुकेटेड हैं एंड प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और जो सौरभ जी ने प्लानिंग करी कि वो 32 है, और फायर जिसका जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली बाय 50, ये बहुत अच्छा गोल है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि इन्होंने इतनी प्लानिंग करी है, तो ये रिटायर बहुत जल्दी हो जाएंगे और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अचीव कर लेंगे। मेरे को इनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी प्रियंका। जैसे इन्होंने बोला कि दिवाली टॉप अप करेंगे, है ना। जनरली होता ये है कि जो आप टॉप अप करते हो, हर साल आप सैलरी बढ़ाते हो, बट आई एम श्योर दिवाली में बोनसेस आ रहे हैं या कुछ पैसा आ रहा है, तो जो ये फालतू में ऐसा नहीं कि वेस्ट हो पैसा, जो है वो इन्वेस्ट हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका फोकस है रिटायर अर्ली होना, तो बहुत अच्छी बात लगी। फिर इन्होंने ये भी बोला कि मैं थोड़ी लमसम बाइंग भी करूंगा अगर मार्केट थोड़ा डिप होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डाउन मार्केट में खरीद लें, जब मार्केट डाउन है तो रिटर्न और चढ़ जाता है। तो मेरे को लगता है प्रियंका कि जो आप अपना शो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स काफी एजुकेट हो रहे हैं और प्लानिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अब मैंने इनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देखी। अब इन्होंने बताया कि ये 50,000 की सिप कर रहे हैं और स्टेप अप करेंगे 10%, हर साल 10% बढ़ाएंगे। तो मैंने एज्यूम किया कि अगर मार्केट से हम 14% पोस्ट टैक्स निकाल लेते हैं रिटर्न, तो 18 साल बाद इनका कॉर्पस ये जो बन जाएगा लगभग 8 करोड़ का बनेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात प्रियंका ये भी है कि उस समय 8 करोड़ की वैल्यू 8 करोड़ नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते, महंगाई के चलते कम हो जाएगी। तो उस समय अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो लगभग 5 करोड़ की होगी वैल्यू। तो सौरभ, अगर आपको लगता है कि 5 करोड़ से आज की वैल्यू में आपका काम हो जाता है, तो यस, आप फायर इज यू गोइंग टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपका पूरा हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, एंड स्पेसिफिक सवाल जो पूछे हैं, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में पूछा है। इनफैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 मेरा बहुत अच्छा इंडेक्स, मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्स है, क्योंकि नेक्स्ट 50 लार्ज कैप ही होता है, बट वो स्टॉक नंबर 51 टू 100 में डालते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। जैसे निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक्स आ गए 1 टू 50, और फिर नेक्स्ट 50 51 टू 100, तो होते वो लार्ज कैप ही है, बट ग्रोइंग लार्ज कैप होते हैं। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की आप परफॉर्मेंस देखोगे प्रियंका, उनकी अर्निंग्स बहुत तगड़ी आ रही हैं। उनमें जो स्टॉक्स हैं, कैपेक्स के स्टॉक्स हैं, पावर के स्टॉक्स हैं, अडानी के स्टॉक्स हैं, डिफेंस के स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया इंडेक्स है। उसका पी लगभग 18-19 है। और जनरली जब मार्केट चढ़ती है तो चढ़ता भी ज्यादा है, ऑफ कोर्स गिरेगा तो गिरेगा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 साल में करेक्ट हुआ था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को लगता है इसमें डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए सौरभ। फिर आपने बोला कि जो आपके लिए स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए आप एक्टिव फंड करें, इंडेक्स करें, क्योंकि आपका टाइम होराइजन लॉन्ग है। मेरे को लगता है कि मिड और स्मॉल में एक्टिव फंड बेटर रहता है। जो स्पेशली इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है, वहां मुझे लगता है लार्ज कैप के लिए आप पैसिव लें, क्योंकि लार्ज कैप में आजकल अल्फा नहीं है, फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। बट मिड एंड स्मॉल में फंड मैनेजर मेरे को लगता है बेटर काम करते हैं, स्पेशली डाउन टर्न में। हमने जनरली देखा क्या है प्रियंका, जब मार्केट गिरती है तो इंडेक्स ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि उसमें काफी कूड़े स्टॉक होते हैं, खराब स्टॉक होते हैं, और जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो मिड स्मॉल में वो लॉस रोक लेते हैं। आप डेटा भी देखोगे तो देखोगे कि मार्केट गिर रही थी तो एक्टिव फंड बेटर कर रहे थे। ऑफ कोर्स जब चढ़ेगी तो इंडेक्स बेटर करेगा, बट ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो एक्टिव फंड्स अच्छे रहते हैं मिड एंड स्मॉल के लिए, लार्ज कैप के लिए नहीं। आपने पूछा पोर्टफोलियो में अगर क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो मैंने देखा तो आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया है। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप का इंडेक्स लिया है, एक स्मॉल कैप भी लिया है, नेक्स्ट 50 गोल्ड भी लिया है, एक आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले रखा है। ये थोड़ा सा मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि डेट फंड इतने लंबे टाइम के लिए, 18 साल के लिए, मेरे को नहीं लगता लॉजिकल है, क्योंकि वहां से 6-7% का रिटर्न आएगा। और क्योंकि आपके पास लगभग 25 लाख बैंक बैलेंस और एफडी में पड़ा हुआ है, तो इसको बिल्ड करने की जरूरत शायद ना पड़े। तो अगर आपको ये पैसा नहीं चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा इसकी जगह फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, क्योंकि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन होना भी अच्छी बात है। यूएस में टेक इनोवेशन काफी है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी परफेक्ट है। ओके फाइन, चलिए अब हम जो है आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो एक कॉमन कंसर्न के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ, और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, दैट्स अ पिटी बिकॉज द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। जो यूट्यूब का हैंडल है उसका नाम है cool9014, और बहुत ही
ये कॉमन कंसर्न है मुकेश जी। मैं 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो रिटर्न XIRR है वो -2.5% है, पर सभी मुझे कह रहे हैं कि आपको 12 to 15% का CAGR जो है वो मिल जाएगा, और ये इनको बहुत डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि वो उनका कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो जिस तरह से अभी पिटा हुआ है, बहुत ही नेगेटिव जोन में है, मुझे ये बहुत डाउटफुल लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कूल 9014 वाले इस हैंडल को कूल कीजिए, थोड़ा नाराजगी भी है और निराशा। नहीं प्रियंका, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और मेरे को नहीं लगता ये नाराजगी है, कि जेन्युइन सवाल है, क्योंकि जो भी एडवाइजर आते हैं, कोई भी हम प्लान बताते हैं, तो हम प्लानिंग में भी, जैसे मैंने पूरे प्लानिंग में 14% की बात करी, 15% की बात करी, तो इन्वेस्टर कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और हम ये देख भी रहे हैं प्रियंका, जो SIP के हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, जो एक्टिव SIPs हैं वो हर महीने गिरते जा रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और गिरती इसलिए क्योंकि आजकल हर पूरे टाइम ऐप वगैरह होते हैं, आप पोर्टफोलियो देखते हो, नेगेटिव रिटर्न देखते हैं, तो आपको लगता है गलत हो रहा है, तो आप सिर्फ स्टॉप कर देते हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ प्रियंका। जो 14 से 15% का रिटर्न टारगेट हो, तो जनरली हम बोलते हैं 5 से 7 साल में लगभग निकलना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे सिप का रिटर्न 5-7 साल में इतना निकल आता है। जो लास्ट 2 इयर्स में, जो मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में भी बताया, रिटर्न नहीं आया है मार्केट में। निफ्टी 2 साल में वहीं के वहीं है, तो 2 साल ये पीरियड ऐसा गया। और मार्केट देखो प्रियंका, रिटर्न ना लीनियर नहीं आता, एक लाइन में नहीं आता। अगर आप सोचे कि हर साल वो ऐसे रिटर्न 14-15 देगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, रिटर्न बल्क में आता है। रिटर्न आएगा अचानक से, किसी साल 30-40%, दूसरे साल भी आएगा, फिर नॉर्मल चलेगा। जैसे कोविड से पहले रिटर्न, अगर आपको याद हो प्रियंका, 3-4 साल रिटर्न ही नहीं आए, और वो कोविड के बाद वो अचानक से जंप हो जाते हैं। तो रिटर्न जो आते हैं वो बल्क में आते हैं, और जब नहीं आते तो 2-3 साल ड्राई चलते हैं। जब वो ड्राई चलते हैं, वो टाइम करेक्शन होता है, क्योंकि वो महंगी हो जाती है मार्केट, तो वो टाइम करेक्शन हो जाता है। अब मैं जो कूल है उनको ये भी बोलना चाहूंगा, अगर यही 2.5 साल पीरियड अगर आपने किया होता 2021 से 24, तो आपको रिटर्न 25-30 दिख रहा होता। तो मेरा निवेशकों को यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इक्विटी में पेशेंस की जरूरत है, और बहुत जरूरी है, अगर आप सिप कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट की जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि टाइम बहुत बढ़िया है। जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, जब हर कोई नेगेटिव की बात कर रहा है, वो एक कॉन्ट्रा सिग्नल होता है प्रियंका, वही खरीदने का टाइम होता है। इनफैक्ट जब 2024 में लोग बोल रहे थे लीजिए लीजिए, जब सारी दुनिया लगी हुई थी, वो बेचने का सिग्नल है। तो जब ये ऐसा सवाल आ रहा है प्रियंका, ये एक बाय सिग्नल है, कॉन्ट्रा सिग्नल है। हो सकता है 1 क्वार्टर ना आए, 2 क्वार्टर ना आए, 1 ईयर ना आए, बट क्योंकि मैंने देखो प्रियंका 20 साल में काफी बेयर मार्केट देखे, और लोग अगर अपना रिसर्च करके भी देखेंगे, मार्केट जब भी ऐसी क्राइसिस आई है 2008, 13, 20, उसके बाद जिसने SIP किया उस दौरान रिटर्न अच्छे आते हैं। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि रिटर्न आएगा, बट आप इसको निराश ना होएं, इन्वेस्ट करते रहें, टाइम होराइजन लंबा रखिए, और ये ग्रेट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। और कूल बने रहिए, अपने नाम की तरह, अपने हैंडल कूल की बने तरह। Yes. Alright, मुकेश जी, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू। Thank you, Priyanka. Thanks a lot. ओके सर, आज मुकेश जिंदल थे जो आपके पोर्टफोलियोज को बता रहे थे कि उसमें क्या चेंजेस करना है। ऐसे ही मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 के बीच में गेस्ट आते हैं, आपके पोर्टफोलियोज के इवैल्यूएट करते हैं। अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। अगली स्लाइड में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर 9311211874, ईमेल ID moneyandquery@tv9.com। इसके साथ इस वीकेंड में आपको ये बताने के लिए कि हर सपना सच हो सकता है, बस शुरुआत करने भर की देर है। क्या चाहते हैं हम? एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसका कॉर्पस जो है वो करोड़ों का हो, और एक व्यक्ति है जो यही काम कर रहा है, और अभी उसकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, और कैसे वो देख रहा है 100 करोड़ का सपना, और 100 करोड़ के बेहद करीब है। और उसी की कहानी इस बार मैं अपने पॉडकास्ट ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में लेकर आई हूँ, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। है जो सिर्फ करोड़पति बनने का नहीं, बल्कि 100 करोड़ का कॉर्पस बनाने का सपना जी रहे हैं। अगर आपको भी इतनी बड़ी वेल्थ बनानी है, तो मैक्सिमम पैसा शुरुआती 15 सालों में आपकी इनकम से आएगा। अगर मैं आज आपके सारे व्यूअर्स को कहता हूं कि आप भी SIP करो,
और लाइफ में एक रोल्स रॉयस खरीद सकते हो। रामदेव जी अग्रवाल हैं जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने बॉम्बे आके जीरो से स्टार्ट करके 1000 करोड़ रुपए खाली इक्विटीज से बनाई वेल्थ। ये मेरी हर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट का रिटर्न्स है। हर किस्त जो मैंने 5000 की डाली थी उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो रही है। मार्केट 20-30% डाउन है, तो आपके पास 3 या 4 फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, चाहे आपके पास 10,000 डालने को है या 10 करोड़ रुपए डालने को है। गोल्ड में मेरा थोड़ा व्यू अब चेंज हो गया है। सो नाउ आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एमफी की वेबसाइट पे आपको सारे फ्लोज पता चलते हैं। अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस सेक्टर थीम में पैसा डाल रहे हैं तब मैं वहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। द फाइनल यूज ऑफ मनी इज टू बी स्पेंट। 10-10 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है, बट अगर आप वो वेट कर नहीं सकते हो, आपका पेशेंस नहीं है, आप इधर उधर करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो इस इंटरव्यू को करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग बातें इनसे हुई हैं, तो इसे ज़रूर देखिएगा मनी 9 फर्स्ट वीकेंड पर। आज के लिए इतना ही। कल होती है मुलाकात एक नया गेस्ट होगा हमारे साथ जो आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करेगा। तो कल मिलते हैं। बाय बाय।